हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे फार्मास्यूटिक्स का पोसोलॉजी चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फार्मास्यूटिक्स के अंदर। सो पोसोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पोसो जिसका मतलब होता है हाउ मच, और लोगो जिसका मतलब होता है साइंस। डेफिनेशंस की बात करें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट टू गेट द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो जो है उसका हम डोज डिसाइड करते हैं कि कितना डोज जो है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो जब भी हम किसी पेशेंट को कोई भी ड्रग देते हैं तो उस पेशेंट के हिसाब से, उस पेशेंट के डिफरेंट डिफरेंट जेंडर या वेट, बॉडी वेट या फिर जो है एज के हिसाब से हम जो है डोज डिसाइड करते हैं, ताकि जो पेशेंट है वो कंप्लीट फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है, जो भी मेडिसिन है उसका ले सके। जब भी कोई प्रेस्क्राइबर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जब भी कोई डोज डिसाइड करे तो पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है वो राइट अमाउंट में डोज डिसाइड करे, ताकि जो भी पेशेंट है वो कंप्लीट फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है उस मेडिसिन के थ्रू ले सके। इसके अलावा एक फार्मासिस्ट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि जब भी वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़े तो अपने पेशेंट को देख ले एक बार, और अगर पेशेंट डिफरेंट टाइप है, जैसे कि उसका बॉडी वेट कम है या एज कम है या एज बहुत ज़्यादा है, तो उस पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है डोज कैलकुलेट करने के बाद ही फिर से जो भी प्रेस्क्राइब मेडिसिन है उसको डिस्पेंस करें, ताकि जो पेशेंट है वो कंप्लीट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ले सके। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डोज। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डोज को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि एज, जेंडर, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, एक्यूमुलेशन, एडिटिव इफेक्ट, आइडियोसिंक्रेसी, टॉलरेंस और टेकीफाइलेक्सिस के अलावा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। सो ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो डोज को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो आगे हम इसका डिटेल देखेंगे। सो जो एज है वो कैसे डोज को इन्फ्लुएंस करता है, तो एज जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एज में जो है डिफरेंट डिफरेंट हम डोज, किसी भी मेडिसिन का डिफरेंट डोज लेते हैं। जैसे कि अगर बच्चा है, अगर है कोई, तो उसके लिए जो है मिनिमम से मिनिमम डोज रिक्वायरमेंट होता है, या कोई ओल्ड एज पेशेंट है तो उसके लिए भी मिनिमम डोज रिक्वायर्ड होता है, और एक एडल्ट के लिए जो है वो नॉर्मल डोज जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो इसीलिए जो है एज जो है किसी भी जब भी हम डोज कैलकुलेशन करते हैं तो एज जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है डोज कैलकुलेशन के टाइम पे। नेक्स्ट है जेंडर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, केयर शुड बी टेकन व्हेन ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड टू फीमेल पेशेंट स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जब भी हम कोई भी ड्रग का डोज डिसाइड करते हैं या ड्रग जो है जब प्रेस्क्राइब किया जाता है, तो उस टाइम पे जब हम अगर फीमेल बॉडी के लिए कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देना ज़रूरी होता है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के कंडीशन में या मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या लैक्टेशन के कंडीशन में जो है पेशेंट को नहीं दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ डिफरेंट एक्शन बॉडी के अंदर शो कर सके या साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा शो कर सके। इसलिए जो है हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब भी हम डोज डिसाइड करते हैं या मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं उस टाइम पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग परगेटिव जो है अगर हम मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे देते हैं तो हो सकता है कि वो डायरिया कॉज करवा दे उस पेशेंट के अंदर, या फिर अगर प्रेगनेंसी का कंडीशन है तो बहुत सारे मेडिसिन जैसे कि एंटी मलेरियल ड्रग्स है या बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, उन सबको नहीं दिया जाता है प्रेगनेंसी के कंडीशन में। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब भी हम डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन को। इसके अलावा लैक्टेशन के कंडीशन में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो जब भी हम जो महिलाएं बेबी फीड करती हैं तो उनको जो है बहुत सारे मेडिसिन जैसे कि एंटीहिस्टामाइन, मॉर्फिन और टेट्रासाइक्लिन जैसे मेडिसिन को नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है तो ये मिल्क के साथ मिल करके चिलेट फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए जो है इस तरह के जो भी मेडिसिन है उन सबको लैक्टेशन के कंडीशन में हम नहीं देते हैं। नेक्स्ट है बॉडी वेट। तो जब भी हम डोज डिसाइड करते हैं तो उस टाइम पे बॉडी वेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी ड्रग का डोज होता है वो एक नॉर्मल एडल्ट के लिए होता है। तो हम जब भी कोई पेशेंट है जिसका वेट बहुत ही ज़्यादा कम है तो हम उसके बॉडी के वेट के हिसाब से जो है डोज डिसाइड करते हैं, ताकि जो पेशेंट है वो डिज़ायर्ड एक्शन जो भी मेडिसिन है उसका ले सके। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम डोज डिसाइड करते हैं तो उसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को
फॉलो नहीं करते हैं या करते हैं, तो उन सबको उसके हिसाब से जो है हम डिज़ाइन जो है डिस्पेंस करते हैं। जैसे कि इंट्रावेनस डोजेस फॉर्म है, जब इंट्रावेनस रूट से अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो वो डायरेक्टली हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है और वहाँ सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होकर के वो टारगेट सेल तक जा करके अपना डिजायर्ड एक्शन शो करता है। तो इसलिए जब भी हम इंट्रावेनस या डायरेक्टली जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग देते हैं तो उसका जो डोज होता है वो थोड़ा सा कम रखा जाता है, जो भी नॉर्मल डोज होता है उससे। नेक्स्ट है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे ड्रग्स जो है हम, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ड्रग जो है हम खाली पेट खाते हैं ताकि हम उसका जो है पूरा जो है एक्शन वो ले सके। जैसे कि बहुत सारे ड्रग हैं जो गैस्ट्राइटिस के कंडीशन में जब हम उसको खाली पेट लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन सही होता है, और अगर कोई किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन सही हो रहा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा, मेटाबॉलिज्म सही होगा, तो वो अच्छे से जो है हमारे बॉडी के अंदर अपना एक्शन शो कर पाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो जिसको अगर हम खाली पेट लेते हैं तो इरिटेशन होने लगता है, जैसे कि आयरन, आर्सेनिक और कॉड लिवर ऑयल कंटेनिंग ड्रग जो होते हैं, ये जब अगर हम खाली पेट लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो है इरिटेशन कॉज करते हैं। तो इन सब को अगर हम आफ्टर मील लेते हैं, खाना खाने के बाद लेते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं हमारे बॉडी के अंदर और अपना जो एक्शन है वो प्रॉपर तरीके से शो कर पाते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। सो डेफिनेटली जो इन्वायरमेंट है वो हमारे डोज को अफेक्ट करता है। जैसे कि बहुत सारे सिडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग हैं, अगर हम उसको रात में लेते हैं तो वो अपना एक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से शो करते हैं। इसके अलावा अगर हम उन सबको दिन में लेते हैं तो वो जो है डिफरेंट एक्शन जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल फैक्टर। सो जैसे कि हम जानते हैं कि फीमेल्स जो हैं वो मेल्स के अपेक्षा ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो उनमें जो है जो भी नॉर्मल डोज होता है ड्रग का उससे कम मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो इमोशनल होते हैं इसलिए। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ डिजीज। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी को कुछ डिजीज हो रहा है और उसको पहले से भी कोई डिजीज है, जैसे लीवर का डिजीज है या किडनी का डिजीज है, तो उस कंडीशन में अगर वो पेशेंट जो है मेडिसिन ले रहा है और उसका किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उस ड्रग का जो है मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता है। तो प्रेजेंस ऑफ डिजीज में यही है कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है, हम उसको कंटिन्यूस मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि उसको कोई और डिजीज है, जैसे किडनी का कोई डिजीज है, तो क्या होगा कि किडनी के ऊपर जो है प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा और फिर जो है बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जनरेट होगी। तो इसको बोलते हैं, ये भी इस अगर हमको पहले से पता रहेगा कि किडनी डिजीज है उसको, तो हम किडनी डिजीज के अकॉर्डिंग जो है उस दूसरे डिजीज के लिए हम क्या करेंगे, डोज डिसाइड करेंगे कि इतना डोज अगर हम देंगे तो वो जो है किडनी के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। कुमुलेशन, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम मान लीजिए किसी कंडीशन के अंदर कोई मेडिसिन दे रहे हैं और उस मेडिसिन का जो है कम्प्लीटली एक्शन जो है वो 6 आवर्स के लिए है, और अगर पेशेंट जो है उसको 5 आवर या 4 आवर्स के अंदर कंटिन्यूस ले रहा है, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है ड्रग के जो डोज हैं वो एकमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, और इकट्ठा होने के बाद वो क्या होते हैं, डायरेक्टली बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद वो टॉक्सिसिटी, बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसलिए जब भी हम ड्रग्स लेते हैं तो उसको जो है प्रॉपर डोज में उतना टाइम ऑफ पीरियड के लिए लेना चाहिए कि अगर मान लीजिए अगर कोई ड्रग है जो हमको दिन में सिर्फ एक बार लेना है तो सिर्फ एक ही बार लेना चाहिए। अगर हम 2 बार लेंगे तो क्या होगा, बॉडी के अंदर वो उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा और एक्यूमुलेशन से वो हमारे बॉडी के अंदर जो है टॉक्सिसिटी जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट है एडिटिव इफ़ेक्ट। जैसे कि हम 2 ड्रग एक साथ लेते हैं और दोनों ड्रग का जो पोटेंसी है वो दोनों एक साथ मिल करके और एक दूसरे की पोटेंसी को अगर बढ़ा देते हैं, दोनों की जो लॉजिकल एक्शंस है वो जो है कि सम हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव इफ़ेक्ट। कि जब हम 2 ड्रग एक साथ दे रहे हैं तो दोनों जुड़ करके और उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो 200% हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव इफ़ेक्ट। नेक्स्ट है सिनर्जिज्म। तो जब हम 2 ड्रग एक साथ देते हैं और दोनों ड्रग एक दूसरे के एक्शन को बढ़ा देते हैं, मतलब ए ड्रग जो है बी के एक्शन को बढ़ा देता है और बी ड्रग जो है ए के एक्शन को बढ़ा देता है, तो उस फेनोमेना को हम सिनर्जिज्म बोलते हैं, उस फेनोमेना को हम सिनर्जिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है एंटागोनिज्म। जब जब हम 2 ड्रग को एक साथ देते हैं और दोनों ड्रग जो है एक दूसरे के एक्शन को क्रॉस करते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंटागोनिज्म। इसमें क्या होता है कि जब हम 2 ड्रग एक साथ देते हैं तो वो एक दूसरे के एक्शन को कम कर देते हैं।
नेक्स्ट है आइडियोसिंक्रेसी। जब हम कोई ड्रग देते हैं वो अपना एक्शन तो शो करता है, ये साथ में कुछ और एक्शन भी शो करता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। सिंक्रेसी को हम ड्रग एलर्जी भी कहते हैं। नेक्स्ट है टॉलरेंस। जब भी हम डोज डिसाइड करते हैं तो अगर किसी पेशेंट को टॉलरेंस है किसी ड्रग से, जैसे कि स्मोकर्स जो हैं वो निकोटीन कंटिन्यूस लेते रहते हैं, तो उनके अंदर जब भी हम डोज डिसाइड करेंगे निकोटीन वाले ड्रग का, तो उसकी मात्रा हमें कुछ ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो बॉडी है उनका जो निकोटीन ले रहे हैं कंटिन्यू, तो उनका जो बॉडी है उसमें टॉलरेंस हो जाता है उस ड्रग के प्रति, तो इसलिए उनको जो है थोड़ी ज़्यादा डोज की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है टेकीफाइलेक्सिस। जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे ड्रग जो है हम कंटिन्यूस लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो सेल्स पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं ड्रग के स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर जो है स्पेसिफिक जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं स्पेसिफिक ड्रग के लिए, तो वो क्या होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉक होने के कारण जो है कि जो भी ड्रग है वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाता है। फिर हम क्या करते हैं कि ड्रग का डोज बढ़ाते जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ड्रग के डोज बढ़ने से जो है फिर भी जो है रिसेप्टर्स जो है उस पर ब्लॉक किए रहते हैं, तो इसमें जो है ड्रग जो है वो अपना प्रॉपर एक्शन शो नहीं कर पाता है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टेकीफाइलेक्सिस। टेकीफाइलेक्सिस क्या होता है, जैसे हमने कोई ड्रग लिया, जो है कि हमारे सेल के रिसेप्टर के थ्रू उसने वर्क किया, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया, फिर हम कंटिन्यूस उस ड्रग को ले रहे हैं, तो वो क्या किया कि जितने भी रिसेप्टर्स थे सेल के ऊपर उसको ब्लॉक कर दिया। फिर हमने क्या किया, डोज इंक्रीज किया, डोज इंक्रीज करने के बाद भी वो अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई एक्शन शो नहीं कर रहा है, तो इस फेनोमिना को हम बोलते हैं टेकीफाइलेक्सिस। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। हमारे बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो अगर बैलेंस नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि हमारे जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं प्रॉपर डोज में, तो वो क्या करते हैं कि उसके एक्शन को जो है अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और फिर जो है जो भी हमें डिजायर्ड एक्शन चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो है जो भी मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं उसका जो है डोज उसके बॉडी के अकॉर्डिंग देना ज़रूरी होता है, कि उसके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है या नहीं है, एसिड बेस बैलेंस है या नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है।